हेलो एवरीवन, सो वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन देख चुके थे, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन की ही बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक एक विटामिन्स की बात करते हैं। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम विटामिन ए से करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन में जो आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन ए को केमिकल नेम यहाँ पर रेटिनॉल या फिर रेटिनल या फिर ईस्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा हम सोर्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स में हम देखते हैं पपाया, एग, स्पिनच, ऑरेंज, कैप्सिकम, फ्लैक्स सीड, ब्रोकली, मैंगो एंड पनीर। इसके अलावा हम यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो सोर्सेज में हम ये सारे चीफ सोर्स कहलाते हैं, ये हमें अवेलेबल बहुत ही ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट। ये सभी को पता होना चाहिए कि पर डे डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कि पर डे हमें कितना विटामिन लेना चाहिए। तो अभी हम विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए में देखते हैं 6 मंथ से 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें 350 से 600 माइक्रोग्राम पर डे हमें यहाँ पर डेली लेना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं 1 से 6 ईयर तक के बच्चों को 400 से 700 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए लेना चाहिए। और 7 से 9 ईयर की बात करते हैं तो 600 से 1700 माइक्रोग्राम पर डे। एंड 10 से 17 ईयर मेल की बात करते हैं तो यह हमें देखने को मिलता है 900 से 3000 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर जो होती है, प्रेगनेंसी होती है या फिर ब्रीस्ट फीड करवा रही होती है, तो उसे प्रेगनेंसी में हमें 3000 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब 3000 समथिंग लेना चाहिए। लेकिन लैक्टेटिंग मदर है तो 1300 से हमें यहाँ पर 1300 से 3000 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी कितनी किसको होती। तो सबसे ज़्यादा डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी को या फिर लैक्टेटिंग मदर को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लैक्टेटिंग उसे बेबी को भी चाहिए होता है लैक्टेशन के हेल्प से, इसके अलावा फीटस को भी चाहिए होता है। तो ये हमारा हो जाता है डेली रिक्वायरमेंट। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की बात करते हैं, इसका क्या रोल है। तो सिग्निफिकेंट रोल इन विजन। तो इसका जो हमारा विटामिन ए है वो मोस्टली हेल्पफुल होता है, रेटिना में जाके यहाँ पर वर्क करना शुरू करता है। तो ये हमारा फंक्शन में आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि विज़न के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए उसको रेटिना भी बोला गया। यहाँ पर देखते हैं रेटिनॉल हमने बोला है इसका साइंटिफिक नेम, क्योंकि वो रेटिना पर जाके ही उसको यूटिलाइज करता है, उसे यूज़ कर पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट हैज़ रोल इन रिप्रोडक्टिव एंड ग्रोथ। तो ये हमारा मेन रोल होता है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ के लिए। मेन रोल यहाँ पर काम करता है, हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन मेंटेनेंस का काम करता है। तो ये मेंटेनेंस का काम करेगा। सपोर्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे डिसीज़ वाले जो पोर्शन होते हैं या फिर डिसीज़ के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो हेल्दी तरीके से हो सके, मतलब बेबी का जो भी डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके, तो विटामिन ए की यहाँ पर भी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम होता है फंक्शन में, हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दे रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मेन काम होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है, मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमें याद रखना है कि विटामिन का सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होता है, लेकिन जो विटामिन होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्केलेटल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। प्रमोट इन द सेंस हम ये ग्रोथ करने का नहीं बोलेंगे, प्रमोट करता है कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हेल्दी तरीके से हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। जो विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो यहाँ हम देखते हैं ड्यूडेनल म्यूकोजल सेल होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनल वाला पार्ट होता है वहाँ पर म्यूकोजल जो सेल होती है वहाँ पर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन होता है। जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में विटामिन ए वर्क भी नहीं कर पाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्टोरेज। तो हमने देखा था कि फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस में स्टोर होगा, तो लिवर में हमें देखने को मिलेगा। अब एक्सक्रीटेड की बात करते हैं, जब हम कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे होते हैं तो एक्सक्रीट आउट भी होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं तो एक्सक्रीट आउट हमें फीसिस या फिर यूरिन के हेल्प से देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या होने के चांसेस है, क्या क्या हो सकते हैं। तो डेफिशिएंसी देखते हैं कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पर डिसीज़ के नाम देखते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, इसमें आइज़ ड्राई हो जाती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस कॉमन है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं पुअर वुंड हीलिंग। जो भी अगर वुंड होगा तो पुअर हो जाए, मतलब जो हीलिंग प्रोसेस है वो पुअर हो जाएगी, मतलब धीरे होगी। ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, ग्रोथ भी डिलेड देखने को मिलेगा, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ही चांसेस रहेंगे। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी आएगा जैसे कि हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन को मेंटेन करके रखता है, तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी के भी चांसेस हो सकते हैं। एक्नी एंड ब्रेकआउट्स देखने को मिलेगा हमारे स्किन में। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी भी इम्पेयर्ड देखने को मिलेगी एंड रीनल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं बाइटोट स्पॉट भी होता है यहाँ पर इसकी कमी से। बाइटोट स्पॉट में होता क्या है कि जो कंजक्टिवा होता है उसमें वाइट स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो कैरेटो मलेशिया भी होता है। तो कैरेटो मलेशिया में हमारी सॉफ्टनिंग, जो कॉर्निया होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कंजक्टिवाइटल जेरोसिस होता है, तो इसमें कंजक्टिवा ड्राई हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है डेफिशिएंसी की विटामिन ए की कमी से क्या क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी। अब हम कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं तो अगर वो ज़्यादा भी हम ले लेते हैं तो वो जहरीला, मतलब जहरीला भी बन जाता है। तो विटामिन ए को अगर ज़्यादा ले लिया जाए, जो डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले लिया जाए, तो वो टॉक्सिक का काम करने लगेगा, मतलब जहर का काम करेगा। तो ये हम देखते हैं क्या क्या होने के चांसेस हो सकते हैं। सीजर, मतलब झटके भी आ सकते हैं। इसके अलावा हेडेक होगा हमें। ब्लड विज़न में तो जो होगा, लेकिन ब्लड विज़न हो जाएगा, मतलब धुंधला देखने को मिलेगा। लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन इरिटेशन, अब स्किन इरिटेशन से रिलेटेड कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट डिजीनेस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फैट सॉल्युबल का विटामिन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा विटामिन ए तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम विटामिन डी की बात करते हैं, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। तो इसका हम देखते हैं कि केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। और भी हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन है प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि विटामिन D2 और D3 में डिवाइडेशन है। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल हम विटामिन D2 को बोलेंगे और कॉलीकैल्सीफेरॉल D3 को बोलेंगे। तो नेक्स्ट हम सोर्स की बात करते हैं, तो मेन सोर्स तो सनलाइट होता है। इसके अलावा मिल्क, एग योक, फिश लिवर ऑयल एंड चीज़, बीफ लिवर, कर्ड, मशरूम, ऑरेंज जूस, बटर, ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डेली रिक्वायरमेंट। तो डेली रिक्वायरमेंट क्या होती, कितनी होती है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में 5 माइक्रोग्राम पर डे देखने को मिलता है और एडल्ट को रिक्वायरमेंट होती है 2.5 माइक्रोग्राम पर डे। लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर को 10 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए के कंपैरिजन विटामिन डी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ हम देखते हैं फंक्शन। तो मेन फंक्शन हम यहाँ देखते हैं कि बोन के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है और टीथ को भी। इसके अलावा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है तब भी हम विटामिन डी देते हैं। तो क्यों ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विटामिन डी है वो नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन से बॉडी तक मैसेज पहुँचाने का काम करती है। तो मतलब नर्व से मैसेज कैरी करने में हेल्पफुल होती है। अगर कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैसेज नहीं पहुँच पाता, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उस चीज़ में भी हेल्पफुल करती है कि ब्रेन से हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम। हम सभी में देख चुके हैं कि जो विटामिन होते हैं, पहले ही हमने फंक्शन देख लिया था कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल होता है। तो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिसीज़ के अगेंस्ट काम करता है। हेल्प एब्जॉर्ब कैल्शियम, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा काम है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसा कि हमें पता है कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग तो कैल्शियम बनाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होगा। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव हार्ट फंक्शन। जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो फंक्शन होगा तो उसे भी रेगुलेट करके रखेगा। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करने में हेल्पफुल होगा। हेल्प टू हार्मोन सीक्रेशन, और हार्मोन्स की सीक्रेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। मोस्टली अगर ओल्ड एज हो जाता है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वुमेंस का, या फिर कोई भी कारण हो सकते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो एक तरह से अगर विटामिन डी भी दिया जाता है और कैल्शियम भी दिया जाता है फॉलिक एसिड के साथ, क्योंकि विटामिन डी
हार्मोन्स को यहाँ पर बैलेंस करके रखता है, हार्मोन्स को सीक्रेट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारे विथ फैट के साथ होता है। तो इसका जो हमारा विटामिन डी है इसका एब्जॉर्प्शन तो होगा, लेकिन एब्जॉर्ब होगा फैट के साथ, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। स्टोर की बात करते हैं तो ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होकर रखता है। एक्सक्रीशन हम देखते हैं तो जो हमारा बाइल के हेल्प से, जो हमारा बाइल होता है, बाइल के हेल्प से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक्सक्रीट होगा, तो फीसिस से ही एक्सक्रीट होगा लेकिन बाइल के हेल्प से होगा। तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एलिमिनेटिंग बाय द, और जो बहुत ही कम अमाउंट में हमें यूरिन के हेल्प से एक्सक्रीट आउट देखने को मिलेगा, मतलब तो हम ले रहे हैं तो उसका एक्सक्रीट आउट भी हमें देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिकेट्स जो कि हम 5th क्लास से देखते आ रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ऑस्टियोपोरोसिस जो है बोन वीक हो जाएंगे। मसल्स एक्नी वीकनेस, हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलेगा, डायबिटीज़ फर्स्ट भी हो सकता है। इसके अलावा अस्थमा, वीजिंग, डिप्रेशन, हेयर लॉस, ब्रेस्ट कैंसर, जॉइंट पेन और मूड चेंज भी हो सकता है। तो ये हमारे डेफिशिएंसी हो जाते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टॉक्सिसिटी होगी वो क्या क्या होगी। अगर विटामिन डी ज़्यादा ले लेते हैं, हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या होगा, तो डिजीनेस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, भूख कम लगेगी, थ्रस्ट प्यास ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज थ्रस्ट होगा, फटीग भी देखने को मिलेगा, थकान, नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, डायरिया भी देखने को मिल सकता है। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि हम विटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, तो हाइपर कैल्शियम मतलब कैल्सीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। रीनल ट्यूब्यूलर इंजुरी, तो रीनल फंक्शन भी इम्बैलेंस हो सकता है या फिर फेलियर भी देखने को मिल सकता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, तो हमें कैल्सिफिकेशन के कारण यहाँ पर टिश्यू भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा हो जाता है टॉक्सिसिटी, क्योंकि हम टॉक्सिसिटी हम सभी में देखेंगे, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गन्स, किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एक जहरीला बन जाता है या फिर जहर का काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए ई, तो ये भी हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन में आता है। तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं टोकोफेरॉल, इसका केमिकल नेम है। तो केमिकल नेम में देखते हैं हम टोकोफेरॉल, इसकी सोर्स की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम यहाँ पर बात करते हैं। स्पिन, ब्रोकली, सनफ्लावर सीड, एवोकेडा, पीनट, आलमंड, मैंगो, कीवी, नट्स, ऑलिव ऑयल, लीफी ग्रीन मतलब ग्रीन लीफी स्ट्रॉबेरी, ये हमारे विटामिन ई हो जाते हैं। तो ये विटामिन ई के सोर्स हो जाते हैं, ये भी चीपेस्ट सोर्स में आते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पर 0 से 6 मंथ में बात करते हैं 6 mg, 7 से 12 मंथ में हम बात करते हैं 5 mg, 1 से 3 ईयर 6 mg, 4 से 8 ईयर 7 mg, 9 से 13 ईयर 11 mg एंड 40 से अबव अगर बच्चे होते तो 15 mg। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर की बात करते तो प्रेग्नेंट लेडी को 15 mg और लैक्टेटिंग मदर को 19 mg की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। अगर इसे ज़्यादा ले लेंगे तो ये एक तरह से विषाक्त का काम करेगा, मतलब टॉक्सिसिटी का काम करेगा, जहरीला भी बन सकता है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है। फर्स्टली तो हम यहाँ देखते हैं इसके फंक्शन, कि फंक्शन क्या होंगे। तो फंक्शन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करके रखता है, डैमेज स्किन को रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। विटामिन ई जैसे कि अभी हम लोग एवियन के रूप में स्किन के नरिशमेंट के लिए, हेयर के लिए हम लोग विटामिन ई को लेते हैं, तो वो खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे स्किन को, जो हमारा डैमेज स्किन है उसे रिपेयर करने में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कीप हेयर शाइनी एंड हेल्दी, जो हमारे हेयर होंगे उसको शाइनी एंड हेल्दी रखने का काम करेगा। इम्प्रूव विज़न, तो विज़न प्रॉब्लम को भी कम करेगा, मतलब इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव सेल हेल्थ, जो कि हमने देखा था कि हम देखते हैं एवियन हमारे सेल के नरिशमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जो हमारी सेल होगी, जो टिश्यू होंगे उसको हेल्दी बना के रखेगा। एंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ द बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब प्रेगनेंसी के टाइम पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, कि यहाँ पर अगर मदर ले रही है तो बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा प्रॉपर हेल्दी वे में होगा। नेक्स्ट देखते हैं कीप नर्व एंड रेड ब्लड सेल हेल्दी, जो हमारे नर्व्स हैं और जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनको हेल्दी बना के रखेगा। तो ये हमारे
मोस्टली हम यहाँ देखते हैं कि जो इसमें सेल और टिश्यू के नरिशमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। हम इसे अगर हम कुछ भी नहीं हमें याद आ रहा तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो विटामिन ई होता है हमारे सेल और टिश्यू के लिए नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम। तो सारे विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। ट्रीट आई डिसऑर्डर, तो जो आई डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो ट्रीटमेंट करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो हम यहाँ देखते हैं तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन वाले जो एरिया हैं वो हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज। तो जो हमारे विटामिन ई होते हैं फैटी टिश्यू एंड लिवर में स्टोरेज देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन देखते हैं, जो अनएब्जॉर्ब विटामिन ई होते हैं उनका एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा, और जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो तो एब्जॉर्ब ही हो गए, लेकिन कुछ विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं तो एक्सक्रीट हमें देखने को मिलेंगे फीसिस के हेल्प से। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो नर्व एंड मसल्स डैमेज देखने को मिल सकती है, मसल्स वीकनेस, विजन प्रॉब्लम एंड इम्यून इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। ये इम्यूनिटी के लिए मतलब इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इंक्रीज चांस ऑफ कैंसर, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं। हेयर लॉस एंड ड्राई स्किन एनीमिया, तो हेयर लॉस की सबसे अच्छा यहाँ पर हमें बेनिफिट या फिर उपाय देख सकते हैं कि विटामिन ई को लगाने से बेटर उसे खाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है। अगर विटामिन ई हमें ज़्यादा ले लिया जाता है तो यहाँ पर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यहाँ पर हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। फटीग देखने को मिलेगा, नोजिया, डायरिया, डबल विजन मतलब डबल देखने को मिलेगा, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस, हेडेक एंड फटीग देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा हो जाता है विटामिन ई। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के, जो हमारा फैट सॉल्युबल का लास्ट है। तो विटामिन के भी केमिकल नेम में हमने यहाँ पर 3 केमिकल नेम देखे थे प्रीवियस क्लास में, K1, K2, K3। K1 को हमने फाइटानाडियोन बोला था और K2 को मैनेक्यूनॉन बोला था और K3 को मैनाडियोन बोला था। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है K1 फाइटोनाडियोन, तो ये केमिकल नेम है। अगर आपको सारे केमिकल नेम चाहिए हो तो प्रीवियस क्लास वाली जो हमारी क्लासिफिकेशन दी है उसमें आप देख लीजिएगा। सोर्सेज की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एवोकाडो, वीट, सोयाबीन, ब्रोकली, कैबेज एंड मीट, ओट्स, इन सभी में विटामिन के की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये हमारा रिच सोर्स हमें देखने को मिलेगा मिल्क में, काव मिल्क एंड ह्यूमन मिल्क में। अब हम देखते हैं काव मिल्क में हमें 60 म्यूजी पर लीटर में देखने को मिलेगा और यहाँ पर ह्यूमन मिल्क में 15 म्यूजी पर लीटर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा रिच सोर्स है वो काव मिल्क एंड ह्यूमन मिल्क में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो डेली रिक्वायरमेंट में बात करते हैं 2.0 माइक्रोग्राम पर डे 6 मंथ तक के बेबी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, 7 से 12 मंथ के लिए 2.5 माइक्रोग्राम एंड 1 से 3 ईयर के लिए 30 माइक्रोग्राम, 4 से 8 ईयर के लिए 55 माइक्रोग्राम एंड 9 से 13 ईयर के लिए 60 माइक्रोग्राम, 14 से 18 ईयर के लिए 75 माइक्रोग्राम, 19 ईयर के लिए 120 माइक्रोग्राम पर डे डेली रिक्वायरमेंट होती है कि डेली इतना लेना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल पेन, जो मेंसेस होता है मंथली जो फीमेल से प्रॉब्लम होती है तो पेन के लिए हेल्पफुल होता है, मतलब पेन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। रिलीफ नोजिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट कभी कभी किसी फीमेल्स को किसी वुमेन्स को प्रेगनेंसी के टाइम पर वोमिटिंग नोजिया होता है, वोमिट जैसा फील होता है, तो उसके लिए भी रिलीफ करता है हमारा विटामिन के। प्रिवेंट इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो विटामिन के प्रिवेंट करता है, जैसे कि हम देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। इसके अलावा रेगुलेट ब्लड शुगर को रेगुलेट करके रखता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो मेन सोर्स मतलब मेन काम है इसका ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, जो कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्प फ्रॉम द कीप हेल्दी बोन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो हमारे बोन्स होते हैं उनको हेल्दी और स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। हेल्प इन वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग जब प्रॉपर क्लॉट होगा तो हील भी जल्दी से होगा, तो वुंड हीलिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा। एंटी एजिंग प्रोसेस का काम करता है। इम्प्रूव बोन डेंसिटी,
जो हमारी बोन की डेंसिटी है या फिर जो लाइफ है उसको भी बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, और हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करके रखता है। तो ये हमारे विटामिन के फंक्शन हो जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारा होगा एब्जॉर्ब बाय द इरिथ्रोसाइट्स के हेल्प से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो इसका भी एब्जॉर्प्शन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बात करते हैं तो फैटी टिश्यू एंड लिवर में देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन हमें यूरिन और स्टूल के हेल्प से देखने को मिलेगा। तो डेफिशिएंसी, अगर सिर्फ डेफिशिएंसी हो जाती है तो फर्स्ट तो हमें हेमरेज या फिर ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट ही डेफिशिएंसी में आ जाएगा, ये कॉमन डेफिशिएंसी है। लिवर डिसीज देखने को मिलेगी, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पर हैवी मेंस्ट्रुअल होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी। ब्लड इन द यूरिन या स्टूल, यूरिन या फिर स्टूल के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है तो ज़्यादा ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा डेफिशिएंसी हो जाता है कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हम देखते हैं, और एक तरह से हम ये भी बोलेंगे कि ये एंटी हेमरेजिक फैक्टर्स का काम करता है। इसे विटामिन के को एंटी हेमरेजिक फैक्टर्स भी बोलते हैं या फिर इसे क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर की हम बात करते हैं सेकेंड एंड यहाँ पर 7th, 9th और 10th जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इसे हम एंटी हेमरेजिक फैक्टर या फिर क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी फ्लशिंग देखने को मिलेगा, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, फॉल इन बीपी, जो बीपी होगा वो लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर फॉल होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और हाइपर ब्लूरुबिन मतलब ब्लूरुबिन की मात्रा बढ़ सकती है, और इसके अलावा जॉइंटिस भी देखने को मिलेगा, ब्रेन डैमेज भी देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारे सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो ये हमारे सारे एब्जॉर्प्शन जो हमारे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। इसे आप रफली या फिर इसे लर्न करने के लिए इसे शॉर्ट में और भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन की क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।